हमारा सेशन है हिट योर सेंचुरी बाय इंक्रीजिंग योर फिजिकल quotient. This is something very important to all of us because we all want a long life, a long, healthy, happy, peaceful life. So today's session is totally dedicated on this. How can we hit our century by increasing our physical quotient? तो सबसे पहले कोटि कोटि धन्यवाद भगवान को that हमें ये जन्म एज अ ह्यूमन मिला है. वी आर ब्लेस्ड टू बी ह्यूमन. बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा. बहुत भाग्य की बात होती है कि हमें मनुष्य का तन मिलता है. 84 लाख योनियों में जब हम भटकते हैं तब जाके हमें इस तन की प्राप्ति होती है, ऐसा सौभाग्य मिलता है. इनफैक्ट देव योनि में भी देवता तरसते हैं कि वो मनुष्य योनि में आ सके, क्योंकि मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी योनि है जिसको कर्म करने का अधिकार है, जिसको मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है, जो अपने लाइफ के पर्पस को पूरा कर सकती है. बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हम जैसे ये मनुष्य तन लेते हैं और हम इस धरती पर आते हैं, जन्म लेते हैं, हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम माया के वशीभूत हो जाते हैं. और जैसे ही माया के वशीभूत हो जाते हैं, हमारी सारी एक्टिविटीज गाइडेड होती है राग और द्वेष से. राग किसके प्रति? जो शरीर को अच्छा लगता है, पसंद आता है, उसके प्रति राग. और जिस भी चीजों से शरीर को थोड़ा भी कष्ट पहुंचता है, उसके प्रति द्वेष. तो हम अपने सारे डिसीजंस इस राग और द्वेष के वशीभूत होकर लेना शुरू कर देते हैं. और जैसे हम राग और द्वेष के वशीभूत रहते हैं तो क्या होता है? हमारे सारे डिसीजंस श्रेय मार्ग पर न चल के प्रेय मार्ग पर होने लग जाते हैं. जो चीज हमें प्रिय लगती है हम वो करते हैं, लेकिन जो हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं है, श्रेयस्कर है, जरूरी नहीं है कि वो हम करें. एंड दैट इज द रीजन कि आज एट द एज ऑफ 40, 45, 50 people are having sudden heart attacks, suddenly collapse कर जा रहे हैं, brain hemorrhage हो रहा है. Like WHO ने अनाउंस किया है कि 75% ऑफ आवर डिजीजेस टुडे आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. और ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्यों है? वही राग द्वेष. बिकॉज वी आर डूइंग ऑल द थिंग्स जिसके प्रति हमें राग है, हमें अटैचमेंट है, जो हमें सेंस प्लेजर देता है. वी आर टोटली गाइडेड बाय आवर सेंस प्लेजर्स, बाय आवर सेंस अटैचमेंट्स. सो अगर हमें सेंचुरी हिट करना है तो हमें क्या करना होगा? अगर हमें सेंचुरी हिट करना है तो हमें सबसे पहले एक संकल्प लेना होगा. और वो संकल्प ये होगा कि जो शरीर भगवान ने मुझे दिया है, जिस तरह के शरीर में मैंने जन्म लिया है, वही शरीर सेम टू सेम मैं मरने के बाद भगवान को वापस लौटाऊं. आजकल क्या हो रहा है? हार्ट में पेसमेकर लग जा रहा है, नी रिप्लेस हो जा रही है, किडनी का ट्रांसप्लांट हो जा रहा है, हमारे हेयर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, हमारा हर बॉडी पार्ट अब आर्टिफिशियल हो गया है, चेंज हो रहा है. व्हाई? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दिस कमिटमेंट कि हम अपने शरीर का भरपूर ध्यान देंगे, क्योंकि ये शरीर एक मंदिर है जिसमें हमारी आत्मा, जो भगवान स्वरूप है, उसका वास होता है. तो अगर हम अपने शरीर को ही हेल्दी, हैप्पी, डिजीज फ्री नहीं रख पाए तो हम अपने मार्ग में आगे कैसे बढ़ेंगे? हम अपने लाइफ के पर्पस को कैसे पूरा कर पाएंगे? सो इट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टू टेक द संकल्प कि मैं अपने शरीर को वैसा का वैसा ही रिटर्न करूंगी. मैं चाहूंगी आप लोग सब आज ये संकल्प लें कि जहां तक हो सके इस शरीर का हम इतना अच्छा ध्यान देंगे, राग द्वेष में नहीं अटकेंगे, जो श्रेयस्कर है हमारे शरीर के लिए वही करेंगे, और अपने लाइफ के पर्पस पे हम आगे बढ़ते जाएंगे. बिकॉज वी आर ब्लेस्ड टू बी अ ह्यूमन. पता नहीं कितने योनियों बाद ये योनि हमें प्राप्त हुई है, अब इसके बाद कब मिलेगी क्या पता. सो हम इसको जितना मैक्सिमाइज कर सके और अपने मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो सके, तो आज का सेशन हमारा इसी पर आधारित है. अब एक चीज और समझना होगा कि हु एम आई. हमें सेंचुरी तो हिट करनी है, बट हम हैं कौन? तो हमारे 5 कोश हैं. सबसे पहला है हमारा अन्नमय कोश.
अन्नमय कोश, ये शरीर जो आपको दिख रहा है, जो हम 5 सेंसेस से फील कर पाते हैं, वो है हमारा अन्नमय कोश। और हम पूरा का पूरा जीवन इसी अन्नमय कोश पर लगा देते हैं। और आज जब मैंने कहा हिट योर सेंचुरी, तो सबने यही सोचा होगा कि इस शरीर का हम कैसे ख्याल रखें कि हम सेंचुरी को हिट कर सके। लेकिन ये जो शरीर है, ये अन्नमय कोश जो है, जो फिजिकल बॉडी है, दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ऑल आर 5 बॉडीज। इनफैक्ट इट इज द वीकेस्ट बॉडी। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी जो हमारी नेक्स्ट बॉडी वो है प्राणमय कोश। और प्राणमय कोश में प्राणों का संचार होता है, और इसी प्राणों के संचार से हम जीवित हैं। हम अन्नमय कोश में जो ऑक्सीजन ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उससे जीवित नहीं है, हम जो प्राण शक्ति का संचार हो रहा है हम उससे जीवित हैं। और फिर तीसरी बॉडी आती है हमारी मनोमय कोश, हमारी माइंड बॉडी। हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार यहीं पर वास करता है, चतुष्टय अंतकरण। और यहाँ पर सारे इमोशंस और फीलिंग्स, फियर्स, फोबियाज हैं। फिर आता है हमारा चौथा शरीर, ज्ञानमय कोश, जो हमारा विजडम बॉडी है, जहां पे ब्रह्मांड का सारा ज्ञान छुपा है। और फिर फाइनल है हमारा 5वां शरीर, जिसको एक्चुअल में प्राप्त करने के उद्देश्य से ही हमने जन्म लिया है, वो है हमारा आनंदमय कोश। सत्यचित आनंद की प्राप्ति यहीं पर होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, हमारी जो जर्नी है वो अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की ओर बढ़ने की जर्नी है, बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ने की जर्नी है। आज का जो सेशन है वो प्राइमरीली फोकस्ड रहेगा हमारे अन्नमय कोश पर। हिट योर सेंचुरी बाय इंक्रीजिंग योर फिजिकल कोशेंट। कभी मौका मिला तो हम और शरीरों को सशक्त करके कैसे सेंचुरी को हिट कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कैसे अपने फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथन कर सके। बिकॉज अगर फिजिकल बॉडी ही स्ट्रेंथन नहीं रहेगी तो हमारे बाकी के शरीर काम नहीं कर पाएंगे। फिजिकल बॉडी इज द बेस। ये वीक है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यही बराबर नहीं रहा तो हम कोई और शरीर को साध ही नहीं सकते, हम अपने मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है अपने फर्स्ट बॉडी का, एंड दैट इज द फिजिकल बॉडी। तुम कह रहे हिट योर सेंचुरी, हमें 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करना है। लेकिन कैसे? वेंटिलेटर पे, बीमार होके, दूसरों का सहारा लेके? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे जन्म, ऐसे जीवन का फायदा ही क्या जो दूसरों पर आश्रित हो। हर मिनट मिनट पे अगर हमको दूसरों पर निर्भर करना पड़े, फिर इस लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। जीवन तो वो है जो स्वावलंबी बनकर हम जी सके। तो अगर हमें 100 का लाइफ स्पैन चाहिए तो उसके साथ हमें ये भी चाहिए कि हम कैसे हेल्दी रह सके, डिजीज फ्री रह सके, इंडिपेंडेंट रह सके, हैप्पी रह सके। और इनफैक्ट रिसर्च ने पाया है कि देयर आर 5 रेयर रीजन्स इन द वर्ल्ड। 5 प्रदेश हैं ऐसे इस ग्लोब में, इस दुनिया में। एक है ओकिनावा जापान, सार्डिनिया इटली, निकोया कोस्टा रिका, इकारिया ग्रीस और लोमालिंडा कैलिफोर्निया। ये 5 जो प्लेस हैं इस ग्लोब में, इस धरा पर, यहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अबाउट 90 to 100 years। एंड लोग भी हेल्दी हैं। भाई 100 साल का जीवन प्राप्त करना उतना बड़ा बात नहीं है, उसे हेल्दी, हैप्पी, डिजीज फ्री, इंडिपेंडेंट प्राप्त करना ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में हम वही सारे सूत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हम हेल्दी, हैप्पी, डिजीज फ्री, लॉन्ग लाइफ को प्राप्त कर सके। तो ये जो 5 प्लेसेस है, यहाँ पे लोगों का लाइफ 90-100 इयर्स तक ही नहीं है, बट दे आर वेरी वेरी हेल्दी। सो व्हाट इज देयर? वहां के रीजन में ऐसा क्या स्पेशल है कि लोग 100 इयर्स की लाइफ जी रहे हैं? वहां पे कुछ वरदान मिला है क्या कि भगवान ने आके तथास्तु कर दिया और बोला ये प्रदेश अजर अमर हो गया है और जो यहाँ पैदा होगा वो 100 का लाइफ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बहुत डीप स्टडीज एंड रिसर्च हुए हैं ये प्लेसेस में, और पाया गया है कि देयर आर 7 पिलर्स to a healthy life. And coincidentally, when I was studying this,
आई वॉज रियली अमेज दैट ये पूरे के पूरे हमारे जैन फिलोसफीज और वैदिक स्क्रिप्चर्स से आए हैं, कि जो हमारी फिलोसफी और जो हमारे स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि इस तरह का हमें जीवन यापन करना चाहिए, ये लोग वैसा ही जीवन यापन कर रहे हैं. दे माइट नॉट बी अवेयर ऑफ आवर हिंदू एंड जैन फिलोसफीज, बट they are all practicing these practices and they have achieved, they've actually hit their century. So what are these 7 pillars? Positive, energy, nutritious, balanced diet. Positive, energy, nutritious, balanced diet. Second is energized water, good quality sleep, adequate exercise, saying no to addictions, emotional well-being with a sense of purpose, and healthy relationships. These were the 7 points जो ये पांचों प्रदेश में कॉमन पाया गया. वहां के लोग ज्यादा करके शाकाहारी हैं. आई कम टू ईच पॉइंट वन बाय वन. आज का सेशन यही 7 पॉइंट्स पर डेडिकेटेड है कि हम कैसे ये 7 पॉइंट्स को साध लें, और जिस तरह से वो प्रदेशों में लोगों ने एक सेंचुरी को हिट किया है, दैट टू विद अ वेरी हेल्दी बॉडी, तो वो हम कैसे प्राप्त कर सके. तो पॉजिटिव, एनर्जी, न्यूट्रिशियस, बैलेंस डाइट. So here we will be talking about positive, zero and negative energy diet. सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन के बारे में हम चर्चा करेंगे. बैलेंस्ड डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड ऑटोफैगी, हमारे जो व्रत, उपवास और जो हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, दैट गेट्स कवर्ड इन दिस पॉइंट. जो हमारे जैन धर्म का बेसिक प्रिंसिपल है, रात्रि भोजन का त्याग और निर्जरा जो व्रत है हमारा, एकासना जो है, दैट गेट्स कवर्ड इन इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड ऑटोफैगी. देन राइट वे ऑफ ईटिंग, सम्यक भोजन, करेक्ट फूड टाइमिंग्स, कि क्या सही टाइम है. So we are going to cover these things under positive, energy, nutritious, balanced diet. Now first is positive, zero and negative energy food. तो क्या होता है पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव एनर्जी फूड? तो सबसे पहले मैं चाहूंगी आप लोग से पूछना कि हम भोजन करते क्यों हैं? क्या हम भोजन सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए करते हैं कि भाई हमें न्यूट्रिशन मिले और हम हेल्दी हो जाएं? हम क्या सिर्फ उसके लिए करते हैं कि देयर इज समथिंग मोर बियॉन्ड इट? भोजन जो है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी, और जैसा कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन. तो जिस तरह का भोजन हम खाते हैं हम उसी प्रकार के हो जाते हैं. और यही कारण है कि हमारे जैन धर्म में भोजन को बहुत महत्व दिया गया है, बहुत ज्यादा महत्व दिया गया भोजन को. इनफैक्ट हमारा आधा रिलीजन ही कॉम्प्राइज करता है भोजन के ऊपर में. जब मैं छोटी थी, स्कूल कॉलेज में थी, तो कई बार मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि ये जैन रिलीजन तो किचन रिलीजन है, ये खाओ, ये मत खाओ, इस टाइम खाओ, ऐसे खाओ, वैसे खाओ. बट उनको ये नहीं मालूम था कि भोजन कितना इंपॉर्टेंट है. जैसा अन्न वैसा मन. तो जिस तरह का अन्न होता है वैसा ही हमारा मन बनता है, और जैसा ही हमारा मन बनता है वैसा ही हम अपने मार्ग में अग्रसर होते हैं. सात्विक मार्ग में जाते हैं या तामसिक मार्ग में जाते हैं, सब कुछ भोजन से डिसाइडेड होता है. क्योंकि जो अन्न हम खाते हैं ना, वो सिर्फ अन्न नहीं है, उसमें वाइब्रेशंस है, उसमें एनर्जी है. और वो वाइब्रेशंस और वो एनर्जी जब हमारे अंदर जाती है तो वो हमारे पर्सनालिटी को डिफाइन करती है, वो हमारे आउटलुक को, हमारे एटीट्यूड को, हम क्या हैं, हमें हमारा भोजन बनाता है. तो सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन ये क्या है? सात्विक भोजन क्या है? सात्विक भोजन है हाई लाइफ फोर्स एनर्जी फूड, जो कहां से मिलता है? नेचुरल प्लांट बेस्ड सोर्सेस से. लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना है कि ये जो प्लांट बेस्ड सोर्स हो वो ऑर्गेनिक हो, लोकल हो, कुक्ड इन मॉडरेशन हो एंड फुल ऑफ फाइबर हो. यानी कि जो सात्विक भोजन है वो क्लोज टू नेचर भोजन है. जैसा भगवान ने दिया वो भोजन को जब हम उसी प्रकार का ग्रहण करते हैं तो वो सात्विक होता है. लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो भोजन हम उगा रहे हैं ना, उसमें बहुत पेस्टिसाइड डाल दे रहे हैं.
इनफैक्ट अभी तो ऐसी हालत हो गई कि पंजाब और इस तरह के बहुत सारे रीजन्स हैं जहां पे जो किसान है दे आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। पूरे कम्युनिटी दे आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। व्हाई? बिकॉज वो इतना पेस्टिसाइड छिड़कते हैं कि जो पेस्टिसाइड का प्रभाव उनके अंदर गया उसी से उनको कैंसर हो गया। मैं इतने फार्मर्स को जानती हूँ जो अपना उगाया हुआ अन्न खाते नहीं है। क्यों नहीं खाते? बिकॉज उनको पता है उसके अंदर उन्होंने कितना जहर डाला है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड ईट ऑर्गेनिक। अब आप कहोगे ऑर्गेनिक मिलेगा कहाँ से? तो आजकल एक तो बहुत काफी चेतना का विकास हुआ, ऑर्गेनिक फूड काफी अवेलेबल होने लग गया है। और उसके साथ हम थोड़ी थोड़ी चीज तो अपने घर में उगा ही सकते हैं। अगर बड़ा बंगलो नहीं हो, फ्लैट भी हो, तो भी हम थोड़ी थोड़ी टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉट्स में हम टमाटर, पालक, मेथी, इस तरह के थोड़े थोड़े वेजिटेबल्स तो उगा ही सकते हैं। जहां चाह वहां राह। अगर हमने डिसाइड किया कि हमें ऑर्गेनिक भोजन करना है और अपने परिवार को ऑर्गेनिक ही खिलाना है, तो कहीं ना कहीं से आप रास्ता निकाल ही लोगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो खाओ उसमें पेस्टिसाइड नहीं हो, वो ऑर्गेनिक हो। दूसरा, लोकल हो। क्यों लोकल? आजकल बहुत फैशन है कि भाई पेरू के बनानास हैं, तो कैलिफोर्निया के एप्पल्स हैं, तो यहाँ के ये हैं, वहां के वो हैं, एंड वी टेक ग्रेट प्राइड इन दैट। बड़े बड़े फ्रूट के डाले आते हैं घर पे, जिसमें इतना ऐसे सब इंटरनेशनल फैंसी फ्रूट्स होते हैं। बट प्लीज ईट विद अ कॉशन। जिस मोमेंट हमने वो फल को, सब्जी को तोड़ दिया, उसी मोमेंट उसका डिके प्रोसेस चालू हो गया है। और हम जब बाहर से चीजों को बुलाते हैं तो सोचो कितने दूर से ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है और स्टोर हाउस में डंप हो रहा है। तो जब वो इतना लंबा प्रोसेस करके आ रहा है तो वो इतना फ्रेश इतने समय तक कैसे रहेगा? वो रहेगा जब उसके अंदर प्रेजर्वेटिव को खूब सारा छिड़का जाएगा, उसमें प्रेजर्वेटिव के इंजेक्शंस डाले जाएंगे, एंड दैट इज ऑल केमिकल एंड इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो जहां तक हो सके अगर आप लोकल सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इट शुड बी कुक्ड इन मॉडरेशन। क्योंकि ये तो हमारा सात्विक भोजन हुआ, हमने ककड़ी टमाटर ये सब हम सात्विक लेके आए, लेकिन फिर हम उसको बहुत घंटों घंटों तक सब्जी भूज के उसकी ग्रेवी बना के उसको एक एक घंटे तक जब हम उसको कुक करके खाते हैं, बनता तो खाना बहुत टेस्टी है, लेकिन कोई न्यूट्रिशन नहीं होता उसमें। इट इज डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिशन। इनफैक्ट उसमें नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, वो तामसिक हो जाता है। तो हम जितना कम से कम क्लोज टू नेचर रखें, वो उतना सात्विक होता है। और साथ में हमें ये ध्यान देना है कि इट शुड बी फुल ऑफ फाइबर। अब गेहूं, गेहूं वही है, उसको थोड़ा दरदरा पीसते हैं तो दलिया बनता है, और थोड़ा पीसते हैं तो सूजी बनती है, रवा, और थोड़ा पीसते तो आटा बनता है, और जब उसको पूरा पीस डालते हैं एकदम चिकना कर देते तो बनता है मैदा। अब जैसे जैसे हम उसको पीसते गए और हम उसका न्यूट्रिशन को हम उसको कम करते गए, जितना ज्यादा फाइबर होता है कोई भी फूड में, दैट इज गुड फॉर डाइजेशन। वो उतने अच्छे से डाइजेस्ट और उतने कम समय में डाइजेस्ट हो पाता है। और जितना कम फाइब्रस होता है, जितना उसके अंदर में, जैसे मैदा हो गया, तो जब हम मैदा का कोई आइटम खाते हैं, पता नहीं वो कितने हफ्तों या महीनों में डाइजेस्ट होता होगा। वो हमारे पूरे स्टमक में है ना, और इंटेस्टाइन्स में एक लाइन क्रिएट कर लेता है, चिपक जाता है और डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता, और फिर वो सड़ना शुरू कर देता है। और सड़ते सड़ते क्या होता है? सिस्ट बन जाते हैं, पथरी बन जाती है, ट्यूमर हो जाता है। आपने कभी सोचा है कि हमने कभी अपने बॉडी को काट के पत्थर तो उसके अंदर डाला नहीं, तो पत्थर मैजिक से कैसे आ गया? कभी सोचा कि गॉल ब्लैडर में कहते पत्थर आ गया, हार्ट में कहते ब्लॉकेज हो गया, तो हमने कभी उसकी कटिंग करके उसे पत्थर डाले क्या? उसके अंदर सिस्ट को डाला, पत्थर को डाला, ब्लॉकेज को डाला? नहीं डाला ना। तो फिर कैसे बना वो? कैसे बना? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? वो बना हमारे अनडाइजेस्टेड फूड के कारण। ये जो मैदा वगैरह हम खा रहे हैं ना, ये सब जो हमारे शरीर में चिपक जा रहा है और डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, हम डाइजेशन होने नहीं दे रहे हैं, उसके कारण ये सारी बीमारियां हमारे अंदर आ गई है। इसलिए डब्ल्यूएचओ ने अनाउंस कर दिया, दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स।
चाहे हार्ट डिजीज हो, चाहे अल्सर हो, सबको लाइफ, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कैंसर भी क्यों ना हो, सबको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के श्रेणी में डाल दिया गया है। बिकॉज ये सब हमारे बैड लाइफस्टाइल, बैड फूड हैबिट्स, बैड स्लीपिंग साइकिल के कारण हुआ है। तो जो सात्विक भोजन है वो हाई लाइफ फोर्स एनर्जी फूड है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल फूड सोर्स। अब जीरो एनर्जी फूड क्या है? राजसिक भोजन। तो राजसिक भोजन क्या होता है? राजसिक भोजन है जहां जीरो लाइफ फोर्स एनर्जी है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। एंड ये क्या होता है? इट इज कुक्ड विथ लॉट ऑफ स्पाइसेस, और बहुत प्यार से बनता है, जो हमारी मम्मियां बनाती है, बहुत टेस्टी टेस्टी, विच इज वेरी गुड फॉर द टेस्ट बड्स, बट देन इट डज नॉट गिव अस एनी एनर्जी। जो हम सात्विकता की बात करते हो, सात्विकता हमें नहीं मिलती इससे। और तामसिक भोजन क्या है? तामसिक भोजन है नेगेटिव लाइफ फोर्स एनर्जी फूड, और इसका तो टोटल निषेध होना चाहिए। अंडर नो सर्कमस्टांसेस वी शुड ईट तामसिक भोजन। कभी कभार मनुष्य हैं, टेस्ट बड्स है, सेंसरी प्लेजर्स है, इच्छा हुई कभी कभार फॉर अ चेंज हैव राजसिक भोजन, बट बाय एंड लार्ज योर लाइफ शुड बी बेस्ड ऑन सात्विक भोजन। हमारा जो रेगुलर स्टेपल डाइट जो हमारा है वो सात्विक होना चाहिए। फॉर अ चेंज वीकेंड्स पे, स्पेशल ओकेजन्स पे वी कैन इंडल्ज इन राजसिक, बट अंडर नो सर्कमस्टांसेस वी शुड हैव तामसिक भोजन। अब तामसिक भोजन में क्या क्या है? सबसे पहला है नॉन वेज। नॉन वेज इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ तामसिक भोजन, और आज तो पूरा वर्ल्ड इसको रिकॉग्नाइज करने लगा, और कोरोना के बाद तो और भी ज्यादा। द रेट एट विच द वेस्ट इज टर्निंग इनटू वेजिटेरियंस एंड वेगन्स प्रूव दैट आज वेस्ट में काफी लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। वाई देर अडॉप्टिंग वेजिटेरियनिज्म? हम तो वेजिटेरियन है बिकॉज ये हमारे संस्कार में है, ये हमारे धर्म में है। हमारे बच्चे रेड डॉट भी देखे बिना कोई खाना खा ही नहीं सकते, सॉरी ग्रीन डॉट देखे बिना। जब तक ग्रीन डॉट नहीं दिखता तब तक वो चीज को छूते नहीं है। इट इज मैंडेटरी फॉर देम बिकॉज वो हमारे संस्कार में है। बट वेस्ट में दे वर फ्री टू चूज, तो फ्री विल से उन्होंने चूज किया वेजिटेरियनिज्म। व्हाई? बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड दैट नॉन वेज इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी। जो नॉन वेज फूड सामने सर्व होता है वो कैसे आया है? किसी पशु को मार के आया है, और जब उस पशु को मारा गया है, जस्ट इमेजिन उसकी क्या फीलिंग्स और क्या इमोशंस हुए होंगे, उसकी क्या एंजाइटी हुई होगी, उसके अंदर क्या फियर हुआ होगा। और जब उसे मारा गया वो इमोशंस के साथ में, वो सारे इमोशंस उसके अंदर ट्रैप हो गए, पूरे के पूरे इमोशंस ट्रैप हो गए, नेगेटिव इमोशंस। और फिर उसके अंदर प्रेजर्वेटिव एंड ऑल दोस थिंग्स आर बीइंग इंजेक्टेड, और फिर वो बहुत सुंदर से पका के सर्व किया जाता है। और उसके एक एक कण में तामसिकता होती है, एक एक कण में नेगेटिव एनर्जी होता है। सो दिस इज समथिंग विच शुड नॉट बी ईटन, non-veg. Then plant-based food grown with pesticide. We just discussed on that कि pesticide is so bad. जो लोग खुद उगाते हैं वो ही नहीं खाना चाहते हैं। Plus non-local food full of preservatives. तो हमें preservative वाला फूड जो है, पैकेज्ड फूड है, वो नहीं खाना चाहिए। Onion and garlic. आजकल अनियन एंड गार्लिक स्टेपल फूड बन गया है बिकॉज ग्रेवी होने लग गई है उसकी। सब्जी तो थोड़ी सी होती है, ग्रेवी होती है इतनी सारी, और किसकी बनती है? अनियन एंड गार्लिक की। अनियन एंड गार्लिक आर मेडिसिनल हर्ब्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अमेजिंग क्वालिटीज है अनियन एंड गार्लिक में। बहुत सारी बीमारियों को ठीक करते हैं अनियन एंड गार्लिक। दे हैव बीन पुट इन द कैटेगरी ऑफ मेडिसिन। बट सदगुरु बहुत अच्छी एक बात कहते हैं, बोले दवा, तुम बीमार हो और तुम्हें दवा खाने की आवश्यकता है, तो एक गोली से काम चल जाएगा, बट तुम क्या पूरी शीशी अगर खा लोगे तो फिर क्या होगा? एक गोली की जगह अगर पूरी शीशी अपने अंदर उड़ेल दोगे तो फिर क्या होगा? तो वही हाल आज हमारा हो रहा है। अनियन एंड गार्लिक अगर सेवन भी करना है तो शुड बी फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ मेडिसिनल क्वालिटीज, कि भाई उसका जूस कहीं लगाते हैं या कुछ करते हैं, वॉट एवर। बट फ्रॉम ईटिंग पर्सपेक्टिव
इन गुड क्वांटिटी इट इज नॉट गुड एट ऑल, बिकॉज इसमें तामसिक क्वालिटीज है, बहुत गर्म होते हैं ये, और ये हमारे ब्रेन पर इम्पैक्ट करते हैं, हमारे ब्रेन के प्रोसेसेस को स्लो डाउन कर देते हैं. सो इन आर रेगुलर डाइट इट इज not desirable at all, and it has been shared in our Jain scriptures also कि अनियन गार्लिक का सेवन नहीं करना चाहिए, और हमें जमीकंद का भी सेवन नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए जमीकंद का सेवन? बिकॉज वहां पे सनलाइट नहीं पहुंच रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं पहुंच रही है, और जो चीजों में, बिकॉज सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, और जहां सनलाइट नहीं पहुंचता वहां पर डिके प्रोसेस शुरू हो जाता है, वहां पर जीवाणु पैदा होने शुरू हो जाते हैं. इसलिए हमारे जैन धर्म में जमीकंद को भी निषेध किया गया है. फिर 3 वाइट्स, शुगर, सॉल्ट एंड मैदा. शुगर पता ही है, हमें ज्यादा शुगर का सेवन करना नहीं चाहिए, बिकॉज हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हमें ओबेसिटी आएगी, टूथ डिके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. प्लस जो शुगर मार्केट में रेगुलर मिलता है that is not good for health. It has got lot of carbon. It is not good for health. अगर आपको शुगर लेना है, अगर मीठा चाहिए, मीठापन चाहिए, तो have it from जैगरी गुड़ या फिर गड़ी शक्कर. गुड़ इन विंटर्स बिकॉज गुड़ काफी गर्म होता है, एंड गड़ी शक्कर इन समर्स बिकॉज शुगर हैज गॉट नो न्यूट्रिशनल वैल्यू. गुड़ हैज गॉट लॉट ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यूज. सो अगर आपको खाना है तो गुड़ और गड़ी शक्कर, बट दैट टू इन मॉडरेशन. लॉट ऑफ शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. सिमिलरली सॉल्ट, हमारे बॉडी को मैक्सिमम 500 mg ऑफ सोडियम चाहिए पर डे. सो अगर हम खाना बनाने में बहुत सॉल्ट का उपयोग करते हैं तो इट हैज गॉट लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन अ किडनी, ऑन अ हार्ट. प्लस जो अनकुक्ड सॉल्ट होता है वो तो बहुत हजार्डस होता है हमारे हेल्थ के लिए. तो सॉल्ट, एंड देन जो सॉल्ट एज सच इज नॉट दैट गुड, इट शुड बी ईटन इन मॉडरेशन. और उसके जो सॉल्ट, टेबल सॉल्ट आता है मार्केट में रेगुलर, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज देयर द सोडियम कंटेंट इज वेरी वेरी हाई, विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. इसकी जगह हमें लेना चाहिए सेंधा नमक. Our regular salt, table salt should get replaced with सेंधा नमक. सेंधा नमक has more nutritional properties than the regular salt. और मैदा, थर्ड वाइट इज मैदा. मैदा इज नॉट गुड एट ऑल. मैदा को आप प्लीज अपने घर में आटा से रिप्लेस कर दीजिए. सच्ची बता रही हूं, सारा कुकिंग उतना ही टेस्टी होगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट मैदा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है. इट स्टेज इन आवर बॉडी फॉर वीक्स एंड मंथ्स टुगेदर, और वो सड़ के सारे हमारे बॉडी में सड़न पैदा करना शुरू कर देता है. एंड नेक्स्ट इज रिफाइंड ऑयल. रिफाइंड ऑयल, ऑयल को इतनी बार रिफाइन किया जाता है कि उसकी सारी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज समाप्त हो जाती है. अगर आपको ऑयल यूज करना है तो प्लीज आप यूज करिए घानी का ऑयल, जो सामने पीस के बन रहा है. सरसों, आपका बादाम, आपका क्या कहते हैं, मूंगफली, ये सब जितने भी हैं, सबके ऑयल आप घानी में पिसवा सकते हो. वो प्योर भी होंगे और आपके शरीर को बहुत बेनिफिट भी देंगे. रिफाइंड ऑयल बहुत, वो आजकल बहुत एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, बहुत सब होता है, ये सब काफी अट्रैक्टिव लगता है, बट ट्रस्ट मी, रिफाइंड ऑयल हमारे हार्ट पर और हमारे बॉडी पे बहुत बैड इफेक्ट दे रहा है. द नेक्स्ट इज जंक फूड. नाम ही इसका जंक है. जंक मतलब कबाड़. तो जंक फूड खा के क्या होता है, हमारा शरीर कबाड़ ही बनता है और कुछ नहीं होता. सो इफ यू वांट टू, फॉर सेंस प्लेजर्स, फॉर टेस्ट बड्स, वंस इन अ वाइल, कभी कभार खाना है तो खा लीजिए, बट डोंट मेक जंक फूड एज योर स्टेपल डाइट. जैसे मैं कई बार देखती हूँ मदर्स, भाई कुक नहीं करना पड़े या कोई है तो बच्चों को चिप्स पकड़ा देती है टिफिन में, और मतलब बिकॉज इट्स सो इजीली अवेलेबल. 10 रुपए में चिप्स का एक पैकेट मिल जाता है, इकोनॉमिकल भी है और साथ में इट्स सो इजीली अवेलेबल. बट देन वो जो बॉडी में डैमेज कर रहा है वो आपको कई 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 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ने वाला है. एंड देन नेक्स्ट इज एरेटेड ड्रिंक. एरेटेड ड्रिंक को तो रामदेव बाबा ने क्या कहा था, टॉयलेट क्लीनर. बोले ये जो एरेटेड ड्रिंक है ये इतना खराब, इट इज ऑल कार्बन डाइऑक्साइड. हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे हैं
और हम एरेटेड ड्रिंक के द्वारा क्या कर रहे हैं, उसे वापस से कंज्यूम कर रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन, जो चीज हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है, जो टॉक्सिन है जिसे निकाला जाता है, उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे हम कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब उससे ज्यादा बेवकूफी क्या होगी। एंड देन फूड कुक्ड 3 to 4 hours बिफोर, खाना जो तुरंत पका उसे तुरंत सेवन करना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट बना रख दिया, उसको लंच में खा रहे, लंच को डिनर में खा रहे, डिनर को अगले दिन ब्रेकफास्ट में खा रहे। व्हाट इज द यूज? मेहनत तो आपकी उतनी लग रही है ना, आप अगले मील का ही तो पहले बना ले रहे हो, बट व्हाट इज द यूज? जैसे ही, जैसा कि मैंने कहा कि प्लांट से जैसे फूड वो हम तोड़ते हैं, उसका डिके प्रोसेस चालू हो जाता है। सिमिलरली जैसे हम खाना पकाते हैं, उसका डिके प्रोसेस चालू हो जाता है। जितने देर का रखा हुआ खाना हम खाते हैं, उसमें उतना ही डिके होता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट फूड शुड बी कंज्यूम्ड इमीडिएटली। एंड ट्रस्ट में, उससे टेस्टी फूड होता ही नहीं है कि आप टेबल पे बैठो और तुरंत, आपको तो सात्विक भोजन ही खाना है ना, तो सात्विक भोजन बनाने में कितना समय लगता है? एक सब्जी छोंकने में 10 से 15 मिनट के ऊपर कभी नहीं लगती। इतना इजी है। वही जब हम राजसिक तामसिक बनाते तो हमें खूब ग्रेवियां बनानी पड़ती है, खूब उसको सेकना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। बट सात्विक भोजन में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। उसको तुरंत कंज्यूम भी जब हम करते हैं, इतना टेस्टी होता है, अमृत तुल्य होता है वो भोजन। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड कंज्यूम द फूड इमीडिएटली, और लेफ्ट ओवर फूड का कॉन्सेप्ट अपने घर से हटा दीजिए। एंड ऑल्सो पैकेज फूड विद प्रेजर्वेटिव, जैसा कि मैंने कहा, प्रेजर्वेटिव आर नॉट गुड एट ऑल। यूज ऑफ माइक्रो ओवन, ये आजकल ये सब क्या है, हमारे मॉडर्निज्म की देन है, एंड वी फील वेरी प्राउड ऑफ इट। हमारे घर में माइक्रो ओवन है, ये है, वो है, वी फील वेरी प्राउड ऑफ इट। बट ये मॉडर्निज्म से हम पर कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे। माइक्रो ओवन का जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में मॉलिक्यूल्स के अंदर में रेज जाते हैं और मॉलिक्यूल्स को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। तो सपोज आपने एक भिंडी डाली माइक्रो ओवन के अंदर, तो माइक्रोवेव जब उस भिंडी को गर्म कर रहा है, तो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर दे रहा है। तो देखने में वो भिंडी तो भिंडी है, बट अंदर से वो भिंडी नहीं रही, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही उसका वो नहीं रहा। और जब हम उसको कंज्यूम करते हैं, इट इज कार्सोजेनिक, इट इज गिविंग बर्थ टू कैंसर, इट इज कैंसरस। यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड टेफ्लॉन कोटेड नॉन स्टिक यूटेंसिल्स। एल्यूमिनियम प्लीज अपने किचन से उठा के फेंक दीजिए। स्टील इज अ न्यूट्रल मटेरियल, स्टील से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपके पास में लोहे की कढ़ाई हो या तवा हो तो इट इज वेरी गुड, बिकॉज जब आप खाना पकाते हो, तो वो खाना जिसमें हम पकाते हैं, उस मेटल का थोड़ा थोड़ा अंश इन 0.00000 mg में भी वो हमारे खाने में जाता है, और वो बहुत इंपैक्ट करता है हमारे फूड पर। इट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अ फूड। सो जब हम एल्यूमिनियम में कुकिंग करते हैं, तो एल्यूमिनियम के तत्व जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत हजार्डस है। और वही स्टील इज द न्यूट्रल मेटल, इट इज ओके। और अगर आप चाहते हो कि आयरन कंटेंट बढ़े, देन कुक इन आयरन कढ़ाई, आयरन तवा, इट इज वेरी गुड। और जो टेफ्लॉन कोटेड नॉन स्टिक यूटेंसिल्स है, उसको तो उठा के आप फेंक दीजिए। आप एक तरफ उसे क्यों यूज कर रहे हो? ताकि आपकी ओबेसिटी कम हो, फैट फ्री खाना बने। बट उस चक्कर में आप कैंसर को अपने बॉडी में डाल रहे हो, ओबेसिटी को भगा रहे हो लेकिन कैंसर को डाल रहे हो। बिकॉज जो टेफ्लॉन की जो कोटिंग है, वो कैंसरस कोटिंग है, एक ब्लैक कोटिंग है। उसके बाद आप देखोगे वो जो यूटेंसिल है ना, धीरे 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 उसकी लेयर है ना कम होती जाती है, क्योंकि वो खाने के अंदर मिक्स होता जा रहा है। और खाने के अंदर मिक्स होके क्या कर रहा है, आपके अंदर कैंसरस सेल्स को पैदा कर रहा है। सो इट इज नॉट गुड। सो these were the few things I just thought I should compile, because हमारे डेली किचन का ये पार्ट है और हमें रियलाइज ही नहीं होता, बट इट इज हैविंग अ वेरी बिग इम्पैक्ट, और हमारे सात्विक भोजन को तामसिक में कन्वर्ट कर रहा है। सोचिए, बहुत अच्छे से सात्विक भोजन बना रहे हो, ऑर्गेनिक वगैरह वगैरह, बट आप कुक किस पे कर रहे हो? एल्यूमिनियम और टेफ्लॉन में। और फिर खाना किस में गर्म कर रहे हो? माइक्रो ओवन में। तो जस्ट इमेजिन कि आपने कितना बड़ा सैबोटेज कर दिया। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दीज पॉइंट्स, और ऐसी कुछ भी चीज है मुंह माया मत कीजिए, उठा के अपने किचन से आज के आज ही रफा दफा कीजिए। दे आर नॉट गुड एट ऑल। नाउ नेक्स्ट, अच्छा, दीज आर फ्यू न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स
फ्यू रिसर्च रिपोर्ट्स जो सात्विक भोजन के बारे में बताते हैं, जैसे ईटिंग मोर प्लांट फूड्स मे लोअर हार्ट डिजीज रिस्क इन यंग अडल्ट, ओल्डर वुमेन। अगर हम प्लांट बेस्ड सात्विक भोजन अगर हम खाते हैं तो हमारी हार्ट डिजीज जो होती है वो कम होती है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आज 40 के एज पर लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? बिकॉज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम प्लांट बेस्ड फूड। फिर दूसरा रिपोर्ट कहता है स्मॉल चेंजेस इन डाइट कुड मेक यू लिव हेल्दियर एंड मोर सस्टेनेबल। ईटिंग अ हॉट डॉग कैन कॉस्ट यू 36 मिनट्स ऑफ हेल्दी लाइफ, while choosing to eat a serving of nuts could help 26 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा हेल्दी लाइफ। समझ रहे हैं आप? हॉट डॉग यानी एक नॉनवेज फूड, तामसिक भोजन समझ लीजिए। तो जब हम तामसिक भोजन खा रहे हैं तो हमारे जीवन से 36 मिनट्स कम हो रहे हैं, हमारी आयु कम हो रही है। और जब हम सात्विक भोजन खा रहे हैं, नट्स सात्विक भोजन हुआ, जब हम प्लांट बेस्ड फूड खा रहे हैं, सात्विक भोजन खा रहे हैं, तो हमारे आयु में 26 मिनट ऐड हो रहे हैं। तो सोचिए, आपके पास चॉइस है कि आपको 100 हिट करना है कि 30-40 में ही टाटा बाय बाय कर लेना है। सो दिस चॉइस इज विद अस। The southern diet, fried food and sugary drinks may raise risk of sudden cardiac death. आजकल बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। वी जस्ट लिसन। अभी मेरी बेस्ट फ्रेंड की फैमिली में हुआ। That person was just 40 year old, only 40. Suddenly morning में हार्ट अटैक एंड दैट मोमेंट, वेरी मोमेंट कोलैप्स्ड। उसी सेकंड समझ ही नहीं आया हुआ क्या, क्योंकि ये सब चीज अंदर में चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है। वी डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट these are the research reports that are talking about it. तो रिसर्च ये सब कह रहा है कि भाई फ्राइड फूड जो हम खा रहे हैं, हम शुगरी ड्रिंक्स जो पी रहे हैं, जो हम ये पैकेज फूड जो खा रहे हैं, उससे हमारा जो है हार्ट जो है वो एट अ वेरी बिग रिस्क होता जा रहा है। सो दिस वॉज अबाउट सात्विक, तामसिक एंड राजसिक भोजन। अब हमें सात्विक भोजन खाना है, तो सात्विक भोजन भी कैसा होना चाहिए हमारा? इट शुड बी अ बैलेंस डाइट। आजकल क्या है ना, बहुत सारे ये सब डाइट के फॉर्मूला आने लगे, कीटो और ये और वो, एंड सही में बिल्कुल अच्छे नहीं है। दैट इज ऑल शॉर्ट टर्म। कीटो में क्या हो रहा है, खाली प्रोटीन ही प्रोटीन खिलाया जा रहा है, कार्ब बिल्कुल कट डाउन कर दिया जा रहा है। तो क्या होगा, सिर्फ प्रोटीन खाने से, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए किडनी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब किडनी को भगवान ने इस पर्पज से बनाया था कि इंसान अपने फूड का इतना परसेंट प्रोटीन खाएगा, अब उस हिसाब से बनाया गया। अब इंसान पूरा का पूरे प्रोटीन खाने लग गया तो फिर क्या होगा, किडनी को ओवरवर्क करना पड़ रहा है, तो वो लोगों को किडनी फेलियर हो जाएगा बहुत जल्दी, जो बहुत ज्यादा कीटो डाइट कर रहे हैं। ये तो मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दिया। इस तरह से लोग अजीब अजीब डाइट कर रहे हैं जिसमें ये न्यूट्रिएंट छोड़ रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट छोड़ रहे हैं। दिस इज नॉट गुड। यू शुड ऑलवेज ईट बैलेंस डाइट। और अगर आप सच्ची में वो जो हमने बैलेंस डाइट का जो अभी डिस्कशन किया कि प्लांट बेस्ड फूड खाओ, लोकल खाओ, ऑर्गेनिक खाओ, सीजनल खाओ, फाइबर वाला खाओ, मॉडरेटली कुक्ड खाओ और तुरंत पका हुआ खाओ, अगर आप ऐसा खाना खाओगे ना, आपका शरीर अपने आप ही अच्छा रहेगा। आपको सब आलतू फालतू डाइट के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल जीवन में ही आप वो रहोगे, आपको कोई कॉस्मेटिक की जरूरत नहीं, आपका स्किन में ऑटोमेटिकली ग्लो रहेगा। आपके ना कोई पिंपल आएंगे, ना एक्ने आएगी, ना रिंकल आएगा, कुछ नहीं आएगा, बिकॉज आपका बॉडी अंदर से क्लेंस्ड होगा। क्यों पिंपल आता है? बिकॉज फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, अंदर में सड़न हो रही है, वो सड़न पिंपल के रूप में दिख रही है। You're getting me? So it's all about healthy eating. So balanced diet is a balanced high fiber diet. हमेशा आप याद रखो, आपका डाइट हाई फाइबर होना चाहिए, बिकॉज जब फाइबर लेवल्स हाई होते हैं तभी डाइजेशन अच्छे से हो पाता है। जब हम बहुत पिस देते, चटनी बना देते कोई भी चीज की, तो वो डाइजेस्ट हमारा जो सिस्टम है बराबर नहीं कर पाता। सो इट शुड बी अ बैलेंस्ड हाई फाइबर डाइट विच शुड इंक्लूड सीरियल्स, हाई फाइबर ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस, रागी, अपना जवार, बाजरा, these are like very very healthy cereals. Legumes and pulses, जो हमारे दाल है, अलग अलग प्रकार के दाल हैं, बहुत हेल्दी हैं। दे आर लाइक वेरी गुड सोर्स ऑफ हेल्दी लो फैट प्रोटीन। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स,
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग इम्यूनिटी। बट यहाँ पे मैं बार बार ये बात बोलूंगी, एंश्योर कि वो लोकल हो, सीजनल हो। मैं देखती हूँ दिसंबर के महीने में आम मिल रहा है, डर लग जाता है मुझे वो आम देख के, बाप रे बाप, टच ही नहीं करना। इट इज पॉइजनस। सीजनल फ्रूट ही खाइए, और क्या फर्क पड़ता है, कुछ महीने वेट कर लीजिएगा ना, सीजन तो आने ही वाला है। और उस सीजन में तो कुछ और मिल ही रहा है। जब जो मिल रहा है उसको एंजॉय करो ना, प्रेजेंट मोमेंट में जियो। हमको क्या, जो मिलता है वो तो खाना नहीं है, जो नहीं मिल रहा उसके पीछे भागते हैं, और वो बिल्कुल हमारे लिए अच्छा नहीं होता। देन डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी प्रोडक्ट में भी एक बात बोलूंगी, आजकल A1 और A2 मिल्क के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। इट शुड बी A2। A2 मीन्स देसी गौ माता का। आपका जो भी मिल्क सॉस है, सबसे पहले काउज मिल्क होना चाहिए। काउज मिल्क इज द हेल्दीएस्ट। इट इज क्लोजेस्ट टू मदर्स मिल्क, रिसर्च हैज प्रूव्ड। इट इज क्लोजेस्ट टू मदर्स मिल्क। इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिशन। बफेलो मिल्क या कोई भी अदर मिल्क इज नॉट गुड। अगर आपको पीना है तो काउज मिल्क। और काउज मिल्क में भी अगर डेयरी प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कई बार लोग कहते हैं एलर्जी हो गई, आजकल ये बहुत शुरू हो गया है, क्या बोलते हैं ना, एलर्जी, डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी, तो फिर डॉक्टर शिफ्ट कर देते सोया मिल्क पे, इसके उस पे। वो कारण है कि वो रॉन्ग सोर्स ऑफ मिल्क हो रही है। आप काउज मिल्क लो, और उसके साथ में ये इंश्योर करो कि वो जो काउ है वो देसी हो, हाइब्रिड नहीं हो। तो जो देसी काउ मिल्क है वो A2 मिल्क होता है, एंड दैट इज द रियल मिल्क। बाकी सब नकली है, बाकी सब नकली है। और वो नकली दूध पी के फिर आपकी तबियत खराब होगी, और डॉक्टर बोलेंगे दूध अच्छा नहीं है। दूध तो बहुत अच्छा है। एक बच्चा सिर्फ दूध पर ही तो जी रहा है, 6 महीने तक वो सिर्फ दूध पर जीता है। तो दूध अच्छा है, बट सोर्स ऑफ मिल्क इज इंपॉर्टेंट। इट शुड बी A2 फ्रॉम देसी गौमाता। It is very important because it's a source of calcium, iodine, and it's important for healthy bones and teeth. And then fat and sugar, it should be low in quantity, and ensure that it is healthy and unsaturated. Unsaturated. सारी प्रॉब्लम सैचुरेटेड फैट में है, so it should be unsaturated. And सबसे इंपॉर्टेंट, कीप अ चेक ऑन क्रेविंग। क्रेविंग क्या है? हमारा सेंस प्लेजर। जलेबी के बारे में सोचा और ला टपकने लग गया। जलेबी आई भी नहीं, है भी नहीं, बट हम फैंटासाइज करना चालू कर दिए। यही सारा सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है। सो वी नीड टू कीप अ चेक ऑन क्रेविंग्स, कि भाई जो हमारे हेल्दी है, जो हमारे लिए अच्छा है, हमें उसी का सेवन करना है। नाउ फास्टिंग, ये मेरा बहुत फेवरेट एरिया है, और हमारा पूरा जैनिज्म जो है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, बेसिस है फास्टिंग। और आज पूरा वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट कर चुका है। सबसे पहला है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आजकल तो डाइटिशियन का फेवरेट टॉपिक हो रखा है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आजकल ये सब आलतू फालतू डाइट वो लोग इतना रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है, ऑल बर्न देयर हैंड्स। सबने रियलाइज कर लिया कितनी प्रॉब्लम हो चुकी है। नाउ देर ऑल रिकमेंडिंग intermittent fasting. So what is intermittent fasting? Intermittent fasting is for a minimum period of 16 hours. Don't take anything. कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है। और पीने में भी पानी पी सकते हो आप। उसके अलावा वेरी बेसिक, लाइक जैसे मे बी कोकोनट वाटर और ग्रीन टी, और मे बी कोई वेजिटेबल जूस ले, जैसे लौकी हो गया, आंवला हो गया, उसका जूस हो गया, बट विदाउट एनी सीजनिंग, कि उसमें नमक डाल दिया, मसाला डाल दिया, कोई वो सब नहीं, सादा। बट नो फ्रूट जूस, बिकॉज फ्रूट जूस हैज गॉट शुगर इन इट, ग्लूकोज इन इट। नो मिल्क प्रोडक्ट, बिकॉज मिल्क प्रोडक्ट बाय इटसेल्फ इज अ कंप्लीट मिल। आप एक ग्लास दूध और एक प्लेट खाना एक समान है, क्योंकि मिल्क is considered to be a complete meal. So milk is also not allowed in intermittent fasting. So 16 hours का आपको मिनिमम टाइम गैप देना। और क्यों देना है? क्योंकि रिसर्च ने पाया है कि जब हम, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम सात्विक भोजन खाते हैं, जब हम सात्विक भोजन खाते हैं तो मोटा मोटी 16 घंटे के अंदर पूरा खाना पच जाता है। लेकिन वही जब हम तामसिक खाते हैं, तब तो पता नहीं कितने हफ्ते और महीने लगते, कोई गारंटी नहीं है। एक स्लाइस पिज्जा जो आपने आज खाया होगा, कब जाके पचेगा, नो आइडिया। और पचेगा कि भी नहीं पचेगा, उसका भी कोई आइडिया नहीं है।
बट सात्विक भोजन 16 घंटे के अंदर में काइंड ऑफ पच जाता है। तो जब हम 16 आवर्स का जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम जितना खाते हैं उसको पचा देते हैं। बट हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम नॉन स्टॉप खाते रहते, बेचारा स्टमक थक जा रहा है, स्टमक ओवर यूज। आजकल मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम स्टमक से हो रही है, बिकॉज स्टमक इज ओवर वर्किंग, उसको रेस्ट ही नहीं मिल रहा है बेचारे को, दिन रात। कोई अगर बॉडी ऑर्गन सबसे ज्यादा काम कर रहा है वो है स्टमक एंड रिलेटेड और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर वर्किंग द मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि हम रेस्ट ही नहीं दे रहे ना, हम खा रहे हैं, वो खाना पच ही नहीं रहा, उसके पहले हम दूसरा कुछ खा रहे हैं, वो पच ही नहीं रहा, फिर तीसरा कुछ खा रहे हैं, मतलब हम पचने ही नहीं दे रहे हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड रह जा रहा है। अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो रहा है, सड़ रहा है। सड़ने के कारण वो क्या कन्वर्ट हो रहा है, वो सिस्ट के फॉर्म में, वो पथरी के फॉर्म में, ब्लॉकेज के फॉर्म में, पिंपल, एक्ने, पता नहीं जितनी भी हमारी बीमारियां हैं वो सब के ट्यूमर्स। सोचो अचानक से ब्रेन ट्यूमर कहां से आ गया भाई, ब्रेन की कटिंग करके डाला, किडनी के अंदर कुछ डाला, लिवर के अंदर कुछ डाला, हमने कुछ तो कट नहीं किया, तो कैसे आई ये सारी चीजें? बिकॉज ये खाना पचा नहीं हमारे शरीर के अंदर, ये सब अनडाइजेस्टेड रह गया। तो जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, बट बाकी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, आप पिज्जा विज्जा खा लिया फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग भी क्या हेल्प करेगा, पचेगा ही नहीं। तो जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो 16 आवर्स में हमारा पूरा खाना पच जाता है। और 16 आवर्स में जब वो पच जाता है तो हमारी बॉडी एकदम अंदर से फ्री हो जाती है, क्लियर हो जाती है। देयर इज नो वेस्ट इनसाइड आवर बॉडी एंड वी आर वेरी 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 हेल्दी। ट्विटर के जो को फाउंडर हैं और सीईओ रहे हुए हैं, नाउ ही हैज क्विट ट्विटर, जैक डॉर्सी, ये 22 आवर्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग करते इन अ रेगुलर लाइफ। तो सोचिए ये जैक डॉर्सी जी को क्या जरूरत है करने की, बट ही इज डूइंग इट। व्हाई? बिकॉज ही नोज व्हाट इज द बेनिफिट। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक और चीज है कि 16 आवर्स की फास्टिंग तो बता दी गई है, बट टाइम मेंशन नहीं किया गया है। तो कई बार मैं लोगों से मिलती हूं जो क्या करते हैं, एकदम 10-11 बजे गप बहुत अच्छा हैवी डिनर कर लेते हैं, क्योंकि अब उनको 16 घंटे खाना नहीं है, अगला मील उनका होगा दिन में 2-3 बजे, तो उनका ब्रेकफास्ट स्किप होने वाला है, काइंड ऑफ लंच भी स्किप होने वाला है, और फिर वो शाम का हाई टी टाइप का खाएंगे। तो इसलिए बहुत अच्छे से खाते हैं और खा के सो जाते हैं। तो उनको बेनिफिट मिलेगा क्या? मिलेगा, बट मार्जिनल। वाई? क्योंकि सोने के टाइम हमारी बॉडी को क्या करना था, हील करना था, रिपेयर करना था हमारे सेल्स को, ये सब बॉडी की एक्टिविटी थी। और ठीक सोने के पहले जब हम इतना सारा खाना खा लिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो गया, और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रात में स्लोली वर्क करता है। तो उस पर मतलब जब उसका रेस्टिंग टाइम था, उसका हीलिंग का टाइम था, उसका रिपेयर का टाइम था, उस समय हमने उसको फिर से काम पे लगा दिया। तो 16 आवर्स का गैप तो मिल गया, बट उतना बेनिफिट नहीं हो पाया। सो व्हाट इज द करेक्ट टाइमिंग? करेक्ट टाइमिंग इज सोने से एटलीस्ट 3 घंटे पहले आपको अपना भोजन जो है वो खा लेना चाहिए, और उस समय से इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। तो जो हमारा रात्रि भोजन का त्याग का जो कॉन्सेप्ट है जैनिज्म में, ऐसे अचानक से लोगों से पूछो भाई रात को क्यों नहीं खाते, तो उनका होता है अरे वो जीव जंतु गिर जाते थे ना इसलिए नहीं खाते। बोले आजकल तो लाइट आ गया, आजकल बहुत यूथ्स का बहुत अच्छे 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 फंडे होते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है सुनने में। वो क्या कहते हैं कि अरे पुराने जमाने में क्या होता था, लाइट नहीं होती थी तो कुछ कीड़े मकोड़े गिर गए तो इसलिए समझ में नहीं आता था, इसलिए रात को खाना मना था। बट आजकल तो हमें सब दिखता है, तो क्या प्रॉब्लम है रात को खाने में, इट इज फाइन। बट 2 प्रॉब्लम है रात को खाने में। एक, जैसा कि मैंने पहले बताया, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब सन नहीं है तब क्या हो रहा है, तब बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह के जो नेगेटिव एंटिटीज है वो जन्म ले रहे हैं। तो रात में जो फूड है उस फूड में जो पॉजिटिव तत्व है वो कम हो जाते हैं, सो इट इज नॉट गुड फॉर अस। एंड सेकेंड, जो कॉन्सेप्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग का है कि हम अपने पेट को जितना समय दे सकेंगे, और सोने के एटलीस्ट 3 घंटे पहले हम खा लें, और हम अपने स्टमक को पूरा रेस्ट दें। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, इट इज द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट, एंड आज पूरी दुनिया
इसको फॉलो कर रही है, जो हमारे जैनिज्म में रात्रि भोजन के त्याग से जाना जाता है, जो आज से नहीं, हम पता नहीं कितने 100 सालों से कर रहे हैं, और हमें करना भी चाहिए इफ वी वांट अ हेल्दी, हैप्पी, डिजीज फ्री लाइफ, इफ वी वांट टू हिट आवर सेंचुरी। फिर दूसरा है कंप्लीट फास्टिंग, ऑटोफैगी। नाउ व्हाट इज ऑटोफैगी? ऑटोफैगी ये एक जापानीज साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है योशिनोरी ओसुमी। तो इनको 2016 में नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था। क्यों पुरस्कृत किया गया? क्योंकि हमारा जो निर्जला व्रत का जो कॉन्सेप्ट है ना, उस पर इन्होंने रिसर्च किया और उसके फाइंडिंग्स जब वर्ल्ड से शेयर किए तो पूरी वर्ल्ड अवाक रह गई। हम क्या होता है, अपने स्क्रिप्चर्स पे इतना ट्रस्ट नहीं करते, जब इस तरह के रिसर्च रिपोर्ट्स आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इन्होंने क्या पाया? व्हाट इज ऑटोफैगी? ऑटोफैगी इज अ मैकेनिज्म इन आवर बॉडी जिससे हमारे जो नेगेटिव सेल्स है, हमारा बॉडी जो है हर मिनट मिलियंस ऑफ सेल्स को जन्म दे रहा है और मिलियंस ऑफ सेल्स जो डिके हो रहे हैं। तो इस प्रकार के जो डिजीज्ड डिकेड सेल्स हैं उनका ऑटोमेटिक भक्षण होता है और भक्षण होके नए सेल्स से वो रिप्लेस होते जाते हैं। एंड इट इज अ मैंडेटरी प्रोसेस बिकॉज इसी से ही हम हेल्दी रहते हैं, हम यंग रहते हैं, हम एनर्जेटिक रहते हैं। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ऑटोफैगी की प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है, इट गेट्स स्लो डाउन। फिर हमारे जो डिजीज सेल्स है वो इतने फटाफट रिप्लेस नहीं हो पाते एंड दैट इज अ कॉज ऑफ लॉट ऑफ डिजीजेस। सो जब हम कंप्लीट फास्टिंग में जाते हैं, जब हम कुछ नहीं खाते, तो क्या होता है, हम अपने अंदर ये सब सेल्स हैं, हम अपने बॉडी को फिर वो करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, हम अपने बॉडी को इंस्पायर करते हैं कि वो ये सारे सेल्स को खाए, बिकॉज बॉडी को भूख लगी है, कुछ खाना गया नहीं है, तो बॉडी क्या करेगा, वो यही डिकेड सेल्स का भक्षण करेगा। तो हम ऑटोफैगी के प्रोसेस को इंड्यूस कर रहे हैं बाय डूइंग फास्टिंग। सी सच अ डीप साइंटिफिक रेलेवेंस, सच अ डीप साइंटिफिक रेलेवेंस। तो हम ऑटोफैगी को इंड्यूस करते हैं एंड योशिनोरी ओसुमी जी ने अपने नोबेल प्राइज जो उनको मिला उसमें ये प्रूफ किया कि जब हम ऑटोफैगी को इंड्यूस करते हैं बाय डूइंग कंप्लीट फास्टिंग, वी कैन टेक डिजीजेस लाइक कैंसर एज वेल। फास्टिंग इज अ वे टू हेल्दी लाइफ. So fasting is very important. We need to do intermittent fasting on a regular basis. आप ब्रेक ले लो भाई वीकेंड्स पे, या कुछ घर में स्पेशल हुआ, जैसे मैंने कहा सात्विक भोजन शुड बी योर स्टैंडर्ड, कभी कभार रात्रिक ले लिया। उसी प्रकार रात्रि भोजन का त्याग शुड बी योर स्टैंडर्ड प्रोसेस। कभी कहीं बाहर गए, कुछ किए तो एक आध बार ले लिया, बट योर स्टैंडर्ड प्रोसेस, जो आपका बॉडी जो है वो यूज टू होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि बाद में अगर कोई आपको बोलेगा ना कि प्लीज खा लो, तो आपको लगेगा टॉर्चर कर रहा है मेरे साथ में। यू विल हेट ईटिंग आफ्टर। अगर आपने सपोज डिसाइड कर ले कि 7 PM के बाद मैं नहीं खाऊंगा और आपकी बॉडी यूज टू हो गई है, आपकी बॉडी को इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि आपकी बॉडी रिजेक्ट करेगी कुछ भी खाना उसके बाद में। अगर आप खाओगे भी तो आपको बाद में पछतावा ही होगा। It has got amazing benefits. So once in a while, once in 2-3 months, you should do complete fasting, and on a regular basis, you should do intermittent fasting for healthy life. Now, right way of eating. What is the right way of eating? Eating in moderation in small quantity. अब एक मिक्सर है, उसमें मुझे टमाटर को पीसना है, मैंने उस मिक्सर को ठसाठस टमाटर से भर दिया। अब मैं मिक्सर को चालू कर रही हूं, तो क्या टमाटर पीसेगा? पीसेगा क्या टमाटर? नो चांस, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है ना, ठस ठस भरा हुआ है, उसके पास जगह ही नहीं है पीसने के लिए, घूम ही नहीं सकता, हिल ही नहीं सकता। तो उसी प्रकार हमारा जो स्टमक है ना, डू यू नो व्हाट इज द साइज ऑफ योर स्टमक? इट इज जस्ट द साइज ऑफ योर फिस्ट। इतना से आपका स्टमक,
जस्ट द साइज ऑफ योर फिस्ट, इतना छोटा। अब आप सोचो मॉर्निंग से अभी तक आपने क्या क्या खा लिया, क्या क्या खाया आपने मॉर्निंग से अभी तक, और उसका साइज है इतना छोटा सा, आपकी मुट्ठी के समान। जैसे अपनी मुट्ठी बनाइए, अपनी मुट्ठी बनाइए और अपने स्टमक के साइज को फील कीजिए, और जब जब खाना खाए अपनी मुट्ठी को देखिए और फील कीजिए कि इतना छोटा सा है मेरा पेट, और उसमें पता नहीं मैं क्या 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 भरता जा रहा हूं, कितना टॉर्चर कर रहा हूं। और जब हम अपने स्टमक को ठसा ठस भर देते हैं तो फिर क्या होता है, व्हाट हैपेंस देन? जैसे वो टमाटर नहीं पीसा जाता वैसे हमारा खाना भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और वो सारा का सारा खाना सड़ने लग जाता है पेट में, और फिर सारी बीमारियों को पैदा करता है। तो व्हाट इज द राइट वे ऑफ ईटिंग? सम्यक भोजन। जितनी भूख है उससे आधा पेट भोजन करना, एक चौथाई पानी पीना, और एक चौथाई को खुला छोड़ देना ताकि उसके पास जगह हो पीसने के लिए। अब हमें कुछ भी मिक्सी में पीसना पड़ता है तो थोड़ा लिक्विड डालना पड़ता है ना उसमें, और थोड़ी जगह भी छोड़नी पड़ती ताकि पीसे। अब हम अगर ठसाठस भर देंगे तो कहां से होगा? सिमिलरली 1/2 stomach should be filled with food, 1/4 with water, and 1/4 should be empty so that digestion can happen properly. Now second is having attitude of gratitude. जैसा कि हमने शुरुआत में ही चर्चा की थी कि भोजन क्या है, भोजन एनर्जी है, भोजन वाइब्रेशन है, और जैसा हम भोजन खाते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। इनफैक्ट एक स्टोरी है राम जी के बारे में, माता कौशल्या के बारे में। जब मां कौशल्या प्रेग्नेंट थी ना, तो उन्होंने अपने राजभवन के भोजन का त्याग कर दिया था। वो वहां का भोजन नहीं खाती थी, वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाती थी और आश्रम का ही भोजन ग्रहण करती थी। और ऐसे नहीं ग्रहण करती थी कि गई और बस प्लेट में लेके खा ली, वहां पे वो बच्चों को पढ़ाती थी और पढ़ाने के रिटर्न में वो भोजन ग्रहण करती थी। दिस वॉज वॉट शी डिड, क्योंकि उनको जन्म किसको देना था? मर्यादा पुरुषोत्तम राम को। तो जैसा अन्न वैसा मन। तो उन्होंने कैसा अन्न किया? अन्न खाया। राजसी अगर भोजन करती तो शायद राजसी बेटा बेटा पैदा हो जाता था। उनको चाहिए था सन्यासी जैसा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जैसा। तो वो ऋषि वशिष्ठ के आनी, और ऐसे ही नहीं ग्रहण कर लिया, उसके लिए उन्होंने श्रम दान दिया और फिर वो भोजन को ग्रहण किया। तो भोजन जो है वो एनर्जी है, और जो एनर्जी को हम लेते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप किस कमाई से वो भोजन खा रहे हो। क्योंकि वो कमाई अगर सात्विक है तो भोजन सात्विक है, और कमाई अगर तामसिक है तो भोजन तामसिक है। और जो भोजन आ रहा है उसको हमेशा मां अन्नपूर्णा को प्रणाम करके आपको खाना चाहिए, एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग देनी चाहिए वो अन्न को, जिन्होंने पकाया उनके प्रति, जिन्होंने सर्व किया उनके प्रति, जिन्होंने उगाया उनके प्रति, पूरे फूड चेन को ग्रैटिट्यूड दे के जब हम वो भोजन ग्रहण करते हैं तो उसकी अगर कुछ तामसिकता भी होती है ना तो वो भी कम हो जाती है। फिर थर्ड इज च्यू वेल एटलीस्ट 32 टाइम्स। कहते हैं 32 बार खाना को चबाना चाहिए हमें। क्यों? उसके दो रीजन है। एक रीजन तो ये है कि हमारा जो माउथ है ना, इट इज अ मिनी डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे मुंह में सलाइवा है, डाइजेस्टिव जूसेस हैं। तो जब हम खाने को अच्छे से चबाते हैं तो वो सलाइवा क्या करता है, सेमी डाइजेस्ट कर देता है हमारी फूड को। और वो सेमी डाइजेस्टेड फूड जब हमारे अंदर में जाता है, हमारे स्टमक में जाता है, तो स्टमक की मेहनत को कम कर देता है। सोचिए, एक तो खाना आपने फटाफट गीट लिया, आपके अंदर चला गया, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो पूरी स्टमक को मेहनत करनी पड़ रही है। और एक जब हम उसको अच्छे से चबा के उसमें डाइजेस्टिव जूसेस को पूरा अच्छे से मिला के जब स्टमक को भेज रहे हैं तो स्टमक का 50% वर्क हो गया है, तो स्टमक की ओवरलोडिंग जो है वो कम हो जाती है। एक ये रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि हमारा ब्रेन जो सिग्नल भेजता है उसको 20 मिनट्स लगते हैं। तो जब हम बहुत फटाफट खा लेते हैं ना, तो क्या होता है कि ब्रेन जब तक वो सिग्नल भेजता है हमारी बॉडी को कि मेरा पेट भर गया, उसके पहले हम बहुत एक्स्ट्रा कुछ खा लिए होते हैं। और अचानक से आपके साथ कई बार ऐसी फीलिंग हुई होगी कि आप खाना जब खा रहे होते तब तो नॉर्मल लगता है, बट खाना खाने के बाद आप उठते हो और उसके थोड़ी देर बाद आपको सडनली फील होता है कि ओ माय गॉड कितना ब्लोटेड लग रहा है, कितना हैवीनेस हो गया है, एकदम अच्छी फीलिंग नहीं आती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपके ब्रेन ने जो मैसेज सेंड किया उसको सेंड होने में, रिसीव होने में 20 मिनट्स का डिफरेंस हुआ है।
और इसलिए वो रजिस्टर नहीं हो पाया। वही जब आप अच्छे से चबा के आराम से खाना खाते हो तो क्या होता है कि आपका मतलब देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि जो आपका स्टमक है वो ओवर ईट नहीं करेगा, आप सम्यक खाओगे। नाउ करेक्ट फूड टाइमिंग्स, इसकी चर्चा हमने जस्ट अभी की थी कि हमें 16 आवर्स के इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए और कब खाना चाहिए, सोने के 3 घंटे पहले तक। और इसके ऊपर बहुत रिसर्च रिपोर्ट्स आ चुके हैं। 7 PM टाइम टू पुट डाउन योर प्लेट। कहते हैं कि लेट नाइट जो खाते हैं उनको हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक, ये सब की प्रॉब्लम होती है। ब्लड प्रेशर जो होता है उनका बराबर से फॉल नहीं करता। फिर उनका जो बॉडी को जो टाइम मिलना चाहिए रेस्ट के लिए, अनवाइंडिंग के लिए, वो सब नहीं मिल पाता। तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, स्ट्रोक्स की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है जब हम लेट नाइट ईटिंग करते हैं और खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड पुट डाउन आवर प्लेट बाय 7 PM। और बहुत शांति भी है, सच्ची बता रही हूँ, बहुत बेनिफिट्स है इसके। आपका किचन जल्दी क्लोज हो जाएगा। सोचिए जिनके घर में 11-12 बजे तक लोग खाते हैं, किचन वाइंड अप करते करते कितना लेट हो जाता है। घर की महिलाएं लेट लेट तक बिजी रहती हैं। 7 बजे तक खाना फिनिश कर दो, उसके बाद सब घर परिवार के लोग एक साथ बैठे इंजॉय करे, बातें करे, डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव। इट्स सो नाइस, द हाउस इज इन ऑर्डर बाय 7 PM। मतलब हमारा बॉडी भी ऑर्डर में है, हमारा हाउस भी ऑर्डर में, हर जगह बेनिफिट ही बेनिफिट है। It is really, really good, and it is all in sync with our Jain principles. Now, this was all about food. Now, I will come to water. So, our body is made of 72% water. So, just imagine कि water का कितना strong implication है हमारे बॉडी पर। और इस पर अगेन बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है। अगेन अ जापानीज साइंटिस्ट जिनका नाम है इमोटो, Japanese scientist Emoto. He did a beautiful research on water, and again it is in sync with our Jain principles. It is really amazed. मैं जितनी स्टडीज करती हूँ ना, एक तरफ स्क्रिप्चर्स की और एक तरफ साइंटिफिक एविडेंसेस की, एंड द वे दे कोरिलेट, इट इज माइंड ब्लोइंग, इट इज माइंड ब्लोइंग। सो इमोटो क्या करता है? इमोटो जी कहते हैं कि जो वाटर है, वाटर में मेमोरी है, वाटर में इमोशंस है। तो जब हम कोई भी वाटर को, जल को, जब हम अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, आई लव यू, यू हैव गॉट हीलिंग पावर्स, आई एम बीइंग हील्ड बाय यू, इस तरह के जब हम प्यार भरी बातें बोलते हैं तो क्या होता है, इस तरह के ब्यूटिफुल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं वाटर के अंदर में। एंड अगेन, बट अगर हम वाटर को तिरस्कृत करते हैं तो फिर क्या होता है, इस तरह के अगली डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। सो वाटर हैज गॉट ग्रेट पावर्स। जब हम वाटर को रिस्पेक्ट देते हैं तो इतना ब्यूटीफुल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और जब हम उसकी निंदा करते हैं, तिरस्कृत करते हैं, या फिर हम ऐसे सोर्स से उसको लेते हैं जो अनहाइजीनिक है, डर्टी है, नाली वगैरह से लेते हैं, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलता है। सो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसा जल पीना चाहोगे, तो आप बिना सोचे ही मुझे कहोगे कि नेचुरली फर्स्ट वाला। बट जो पानी आप पी रहे हो वो क्या ऐसा है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट थिंक कि जो पानी आपके घर में पहुंच रहा है वो कैसे पहुंच रहा है। इससे पहले इस बात का बहुत ध्यान दिया जाता था, किससे पानी लिया जाता था, बोलते थे कुआं का पानी पीना है, चापाकल का पानी पीना है। क्यों? क्योंकि वो जो सोर्स थे वो प्योर सोर्स थे। अभी हमारे घर में कहां से पानी आ रहा है? कॉर्पोरेशन से पानी आ रहा है। कहां पे कॉर्पोरेशन, कहां आपका घर, बीच में कितने पाइपलाइंस, कितनी ट्विस्ट, कितने टर्न्स। वो जो वाटर कॉर्पोरेशन से आपके नल तक आ रहा है वो कितनी भयावह जर्नी करके आ रहा है, कितनी ट्रोमैटिक जर्नी करके आ रहा है, कितने बेंज आ रहे हैं, कितनी डर्टी चीजों के बीच से होता हुआ आ रहा है। इट इज फुल ऑफ ट्रॉमा।
It is full of negative energy. So should we just drink the water like this कि नल खोला, ग्लास में पानी भरा और पी लिए? ऐसे पीना चाहिए कि हमें पानी को? अगर हम ऐसा पानी पिएंगे तो अनवेरिएबली जो सेकंड फोटो है ना डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की, आप वैसा पानी पी रहे हो. बट हमें पीना है फर्स्ट वाला. तो हमें कैसे पीना है? अगेन आर जैन प्रिंसिपल्स, वेरी सिंपल. राइट वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. सबसे पहले फिल्टर. हमारा जैन प्रिंसिपल क्या कहता था? पानी छाना हुआ पियो, फिल्टर करो. तो आजकल तो हमने फिल्ट्रेशन प्लांट्स अपने घर में लगा ही लिए हैं, आरओ मशीन्स लग गई है, तो ये स्टेप काफी हद तक हम कवर कर लेते हैं. बट फिल्टर करने से क्या हो रहा है? फिल्टर करने से खाली ग्रॉस ग्रॉस नेगेटिविटी जा रही है कि भाई कुछ ग्रॉस गंदगी तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर सटल नेगेटिविटी भी बहुत सारी होती है. उसके लिए क्या करना है? बॉयल द वाटर. तो पहले वाटर को फिल्टर कीजिए, उसको बॉयल कीजिए. फिर बॉयल करके तुरंत पी लेंगे क्या? नहीं. लेट इट सेटल डाउन. बिकॉज ये जो पानी आप तक पहुंचा है ना, बहुत ट्रॉमा से आया है, इसमें बहुत ट्रोमैटिक एनर्जी है. और इस ट्रॉमा वाले पानी को जब आप पियोगे तो ऐसा वो डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा विच इज लाइक पॉइजन. जो नल में आपके पानी अवेलेबल है वो पॉइजन है. आपको इसको पॉइजन से कन्वर्ट करना है. तो यू शुड फिल्टर इट, यू शुड बॉयल इट एंड देन यू शुड स्टोर इट. उसको थोड़े दिन सेटल होने दीजिए. रिलैक्स. हम होते हैं ना, कहीं से आते हैं एकदम हाफा दाफी में, बट बोलते ना अरे बैठ जाओ, थोड़ा सा सांस ले लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो, तो थोड़ी देर बाद हम वापस से अपने नॉर्मल कंडीशन में आते हैं. वैसे ही लेट द वाटर कम बैक टू इट्स नॉर्मल कंडीशन. और किसमें स्टोर करना चाहिए? आइडियली या तो कॉपर वेसल्स में, बिकॉज कॉपर जो है वो चार्ज कर देता है पानी को, या फिर अर्दन पॉट्स में, मिट्टी के पात्र में. जो गर्मी है तो मिट्टी इज एक्सेलेंट बिकॉज उसको ठंडक भी मिलती है और उसमें न्यूट्रिशन भी जाते हैं मिट्टी के थ्रू. या फिर कॉपर वेसल्स में स्टोर करना है. तो फिल्टर, बॉयल और स्टोर से हमारा जो विषैला पानी था वो विष हट गई, अब वो नॉर्मल वाटर हो गया. बट हमको नॉर्मल वाटर नहीं पीना है. हमको क्या पीना है? हमें अमृत पीना है. हमें जो फर्स्ट फोटो जो है ना ब्यूटीफुल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाली, वैसा पानी पीना है. तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? हमें उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना होगा. तो जब भी आप पानी पियो, ग्लास हाथ में लो, आप अच्छी अच्छी भावनाएं लाओ उस पानी के प्रति कि भाई आप मेरे अंदर जाओगे तो मेरा पोषण होगा, मेरा जल तत्व बढ़ेगा, जो भी बात है, आई लव यू, वॉट एवर, जो भी आपके मन के भाव है, अच्छे अच्छे भाव को ग्रैटिट्यूड देकर, बोलकर आप जब उस जल को ग्रहण करते हो तो वो जो विषैला जल था वो अमृत तुल्य बन जाता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 72% वाटर है. So it is very important that we should take care of water. Now, third important point is sleep. Benjamin Franklin ने कहा है, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. बचपन से बात हम सुनते आ रहे थे, बोलते आ रहे थे, लेकिन कभी समझा नहीं कि अरे बाबा जल्दी सोने जल्दी उठने से हम हेल्दी कैसे हो जाएंगे, वेल्दी कैसे हो जाएंगे और वाइज भी हो जाएंगे. मतलब पूरी पूरी दुनिया में इसकी तीन के अलावा कुछ बचा क्या? माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, सारी त्रिगुणात्मक शक्ति तो आपके अंदर आ गई. इसके अलावा जो चौथी कुछ बचती नहीं है. रुपया चाहिए, हेल्थ चाहिए, बुद्धि चाहिए, और क्या चाहिए हमें लाइफ में? तो हर चीज मिलता है अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज से. कैसे मिलता है? सबसे पहले अर्ली टू बेड. वाई अर्ली टू बेड? हमारे बॉडी के अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म है जो क्या करता है, हमारे ये रिपेयर प्रोसेस को करता है. और वो इंटरनल क्लॉक 9 to 3 एक्टिवेटेड रहता है. रात 9 बजे से उसका टाइम है. उसका भी भाई एक शिफ्ट है. तो हमारा जो रिपेयर का जो शिफ्ट है ना, रिपेयर का और हीलिंग का जो शिफ्ट है वो 9 से 3 का ही शिफ्ट है. वो इसी शिफ्ट में काम करता है, ओवर टाइम नहीं करता. वो रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक काम करता है हमारा रिपेयर प्रोसेस. और अगर आप लेट सोने जाते हो तो आप उतने टाइम से अपने बॉडी को हीलिंग एनर्जी से वंचित कर देते हो. जैसे मैं कई लोगों को जानती हूँ, रात को 12 बजे सो रहे, 1 बजे सो रहे, 2 बजे सो रहे. जितनी लेट आप सो रहे हो आपकी हीलिंग उतनी कम हो रही है. इसलिए आप पाओगे कि कई बार आप जब लेट सोते हो, आप सोते तो उतने ही घंटे हो, मैं भी ज्यादा सो लेते हो ये सोच के कि मैं लेट सोया,
आप 8 घंटे 10 घंटे सो जाओगे, बट जब आप उठोगे तो आपका सर भारी भारी रहेगा, यू वोंट फील दैट फ्रेश, वो फ्रेशनेस ही नहीं आती। क्यों नहीं आती वो फ्रेशनेस? वो इसलिए नहीं आती वो फ्रेशनेस बिकॉज आप में हीलिंग ही नहीं हुई ना। जो बॉडी को हीलिंग एनर्जी चाहिए था वो मिला ही नहीं उसे, तो कहां से पाएगी फ्रेशनेस? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वी शुड गो टू बेड अर्ली, एज क्लोज एज 9 PM। 9 बजे नहीं भी सो पाए तो भी 10 बजे तक सो जाओ, 10:30 तक सो जाओ, बट लेट नहीं करिए, क्योंकि आप जितना लेट करोगे आप उतना अपने बॉडी को हीलिंग पावर से और रिपेयर से आप वंचित कर दोगे। देन अर्ली टू राइज, मैंने सोचा 9 to 3 इज द साइकिल। तो आप 3 बजे के बाद अगर सो रहे हो मॉर्निंग में, तो आप सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी को रेस्ट दे रहे हो। वो जो मैंने बताया ना, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, वो सबका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, खाली आपका जो फिजिकल शरीर है वो सो रहा है, दैट्स इट। बट उसमें ना कोई हीलिंग हो रही है, ना कोई रिपेयर हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। इट इज जस्ट एन एड ऑन स्लीप, आपके मन की संतुष्टि के लिए। बट 3 बजे के बाद की नींद जो है वो बहुत बेनिफिट नहीं देती। प्लस अर्ली मॉर्निंग में बहुत बेनिफिट्स है, उसको ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता है। वो समय में डिवाइन पावर्स विद्यमान होते हैं ब्रह्मांड में, और उस समय उठ के आप जो भी काम करोगे वो फलीभूत होता है, उसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है आपको। अमेजिंग टाइम, इट इज द बेस्ट टाइम ऑफ द डे, ब्रह्म मुहूर्त। सो जिसने ब्रह्म मुहूर्त की मास्टरी कर ली उसको संकल्प सिद्धि मिल जाती है, काइंड ऑफ, क्योंकि वो हर काम करने में सक्षम हो जाता है, हर काम करने में वो सक्षम हो जाता है, इतने पावर्स हो जाते हैं। सो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। सो क्या टाइम होना चाहिए? सोने का टाइम वेरी क्लोज टू 9 PM, एंड उठने का टाइम भी अब आप 3 का 4 कर लो, 4:30 कर लो। बट जो लोग उठते हैं ना 7 बजे तक, 8 बजे तक, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सूर्य देवता के उठने के बाद आप कैसे उठ रहे हो। आइडियली आपका कमिटमेंट होना चाहिए उनको वेलकम करने का। सूर्य देवता कौन है? द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआईपी गेस्ट होते हैं, तो क्या होता है, वो घंटी बजाते हैं, घर के अंदर आ जाते हैं, और फिर आप नींद से उठ के आते हो, अच्छा आप आ गए, क्या आप ऐसे करते हो? बिल्कुल भी नहीं। आप तो उनके लैंड करने के पहले रेडी हो जाते हो, लगे तो आप खुद ही एयरपोर्ट पहुंच जाते हो, उनको रिसीव करने लग जाते हो, करते हो कि नहीं करते हो? इतना हम करते हैं। तो सूर्य देवता जिनके कारण हमारा पूरा जीवन चल रहा है, उनको वेलकम हम क्या सोते सोते करेंगे? उनके उगने के पहले हमें उठना चाहिए आइडियली, एंड दैट इज ब्रह्म मुहूर्त। सो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। नेक्स्ट इज राइट वे टू स्लीप। वॉट इज द राइट वे टू स्लीप? आजकल स्लीप की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। मेजोरिटी ऑफ द पीपल नीड स्लीपिंग पिल्स फॉर स्लीपिंग। उनको स्लीपिंग पिल्स की आवश्यकता है, विच इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज स्लीप इज समथिंग विच इज नेचुरल टू यू। हम अपने नेचुरल प्रोसेसेस के लिए सपोर्ट ले रहे हैं, इट इज समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो क्यों ऐसा हो रहा है? एक कारण ये है कि हम स्लीप करने के पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चिपक के रहते हैं। यहाँ पे दे आर लाइक मोर देन 150 पीपल हियर राइट नाउ, जिसमें मैं गारंटी करती हूँ मोर देन 70% ऑफ देम मस्ट बी विद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स टिल द टाइम दे डोज ऑफ। एकदम वो बिल्कुल हालत नींद में टुन नहीं हो गया है तब तक वो हाथ में मोबाइल या टैब रहता है, कुछ ना कुछ नेटफ्लिक्स में या फेसबुक में या पता नहीं ब्ला 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 देखते ही रहते हैं। दिस इज एक्चुअली कॉजिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, इनके जो सिग्नल्स है, दे आर नॉट गुड, दे आर वेरी बैड फॉर हेल्थ। और हम स्लीप, और स्लीप में क्या होता है, जो लास्ट एक्टिविटी जो करते हैं ना स्लीप के ठीक पहले, वो बहुत पावरफुल होती है, वो हमारे पूरे स्लीप को गाइड करती है। सो अगर हमें अच्छे से नींद लेना है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले इट इज बेस्ट टू टेक अ शावर, एंड समर्स अभी आ गया है तो समर्स में तो मैंडेटरी होना चाहिए, यू शुड टेक अ शावर, बिकॉज दिन भर की इतनी सारी नेगेटिविटी आपके बॉडी में आ गई है। जैसे ही आप नहाते हो ना, आप वो सब नेगेटिविटी से अपने आप को फ्री कर लेते हो, यू बिकम रियली फ्रेश। एंड देन यू शुड ऑलवेज पुट अ फ्रेश बेडशीट ऑन योर बेड, बिकॉज ये सारी जो फिजिकल एक्टिविटी है ना, आपके ब्रेन को मैसेज देती है, यस आई एम गेटिंग रेडी फॉर स्लीप।
एंड जब आप इतने अच्छे से सब चीजों को तैयार करते हो तो क्या होता है, वो अच्छे मैसेजेस जाते हैं। और फिर हमको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है सोने के मिनिमम 1 घंटे पहले अपने आप से बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। डिस्कनेक्ट योर सेल्फ, हैव सम नाइस फैमिली टाइम, have fun with your family, spend time with them, and then just before sleep, do some mantra chanting, do a forgiveness meditation. Abhi just recently I recorded one meditation and posted on my YouTube channel. You can do that. Otherwise, there are beautiful meditations available. बहुत अच्छे अच्छे मेडिटेशन है। डू सम फॉरगिवनेस, मैंने तो मेडिटेशन नहीं भी लगा तो मन में अपने पूरे दिन को स्कैन कर लो, और कहीं आपसे कुछ गलती हुई उसके लिए क्षमा मांग लो, किसी ने आपको दुख पहुंचाया उसको क्षमा कर दो, क्षमा दो क्षमा लो, और आज का पूरा कार्मिक साइकिल को क्लोज कर दो, रफा दफा खत्म। एंड देन व्हाट यू शुड डू, नेक्स्ट डे की प्लानिंग करो अपने माइंड में, बिकॉज जब आप उस प्लानिंग के साथ सोगे ना तो क्या होगा, वो सारी पॉजिटिव एनर्जीज ब्रह्मांड में जाके आपके नेक्स्ट डे को फलीभूत कराएगी। एंड विद अ वेरी पीसफुल रिलैक्स्ड एटीट्यूड गो ऑफ टू स्लीप, इतना अच्छा नींद आएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सो जस्ट टेक दीज स्मॉल स्टेप्स एंड आई एम श्योर यू विल हैव अ ब्यूटिफुल स्लीप। सो दिस वाज अबाउट स्लीप। So it's quality and not quantity that matters. अगर आपने वो 9 to 3 साइकिल को मीट कर लिया और एकदम तरीके से आप सोने गए विद राइट फ्रेम ऑफ माइंड, राइट एटीट्यूड, तो 4 घंटे की भी नींद आपके लिए सफिशिएंट है। और अगर आप अंटशंट करते हो तो 10 घंटे भी आप सोते रहो, बॉडी तो सो जाएगी लेकिन माइंड नहीं सोएगा, और जब आप उठोगे तो यू विल गेट अप विद दैट हेडेक ओनली। So, the correct cycle prescribed by Mother Nature to hit your century. I am proposing that. This is not from me, but this is what Mother Nature says. कि भाई बेटा अगर तुमको 100 साल का जीवन जीना है और डिजीज फ्री रहना है, हैप्पी रहना है, हेल्दी रहना है, तो आपको ये साइकिल फॉलो करना होगा। क्या है साइकिल? ईट बाई 6 PM, 6 PM और 7 PM, वॉट एवर इज कन्वीनियंट। 6-7 बजे तक अपना भोजन फिनिश कर लो, फिनिश योर डिनर, देन सो दैट यू गेट 2 to 3 hours फॉर डाइजेशन, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। Sleep by 9 PM, as close as 9 PM. 6 hours of sleep is good enough for you. So 6 hours कितना हो गया? Wake up by 3 AM. And then achieve 16 hours fasting and have your breakfast by 10 AM. Right? So is this achievable? Is this achievable? क्या बोलते हैं आप लोग, ये अचीवेबल है कि नहीं है? 6 बजे की 7 बजे, इट इज एब्सोल्युटली अचीवेबल, बट नॉट एट वन गो। आप आज ही सोचो और एकदम बहुत मोटिवेटेड हो जाओ और सोचो मैं आज से ही कर दूं, नहीं, करत करत अभ्यास। और ये जो स्पिरिचुअलिटी का मार्ग जो है ना, वो स्टेप बाय स्टेप होता है, इसमें लॉन्ग जंप नहीं लगता, इसमें हमें धीरे धीरे एक एक पांव को जमाना पड़ता है, और जितना हम एक एक पांव को जमाते जाते हैं ना, वो चीज उतनी आसान हो जाती है, अभ्यास करना पड़ता है। तो अगर आप अभी 8 बजे तक खा रहे हो तो आज एक संकल्प लो कि हम 7:30 बजे खा लेंगे, फिर 7:30 पे मास्टरी कर लो, जब वो मास्टरी हो जाए तो उसको फिर 7 बजे शिफ्ट कर लो। सिमिलरली अगर 11 बजे सो रहे हो तो डिसाइड करो मैं 10:30 तक सोऊंगी, 10:30 का फिर 10 लेके जाओ। सुबह अगर 7:30 पे उठ रहे हो तो उसको 7 बजे लेके जाओ। इस तरह से धीरे धीरे 15 मिनट्स, हाफ एन आवर से अपने साइकिल को इंप्रूव करते जाओ, बट सबको एक साथ करना होगा। आपने अपना ईटिंग टाइम तो आगे शिफ्ट कर लिया बट स्लीपिंग टाइम आगे शिफ्ट नहीं किया तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो ये पूरे साइकिल को धीरे धीरे 15 मिनट से शिफ्ट करते जाओ और उसको प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, उस पर मास्टरी हो जाए फिर आगे शिफ्ट करो, उस पर मास्टरी हो जाए फिर आगे। कब आपका ये परफेक्ट साइकिल बन जाएगा आपको ही पता नहीं चलेगा, और फिर आप इस साइकिल के ऐसे दीवाने हो जाओगे कि कोई अगर आके आपको बोलेगा कि भाई ऐसा नहीं वैसा करो तो आप बोलोगे प्लीज कुछ भी कर लो बट मेरे रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करो, बिकॉज आई एम सुपर बेस्ट व्हेन आई फॉलो माई रूटीन। So this is absolutely achievable, but step by step, step by step.
हमें धीरे धीरे एक एक पाँव जमा जमा के करना है। अब वी आर जस्ट कमिंग टू एन एंड, आई नो काफी टाइम हो गया, इट्स ऑलरेडी 4:30, बट ये जो पहले के 3 पॉइंट्स थे वो सबसे इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने बहुत टाइम दिया। बाकी सब फटाफट हम कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज एडिक्वेट एक्सरसाइज। अब हम टॉक्सिन्स अपने बॉडी के कैसे रिलीज करते हैं? 10% थ्रू यूरिनेशन, 20% थ्रू एक्सक्रीशन एंड 70% थ्रू स्वेट। अब आप ये सोचो, आपको स्वेट आता है क्या? आजकल तो मैं पाती हूँ लोगों को स्वेट ही नहीं आता, क्योंकि वो आने ही नहीं देते, दिन भर एसी में रहते हैं, क्लोज एनवायरमेंट में रहते हैं। स्वेट आएगा कहां से? मेहनत करते नहीं, हर चीज मैकेनिकल हो गई है। जिम भी जा रहे हैं तो एकदम एसी वाला माहौल है, बिल्कुल उस तरह का है, तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया, पसीना निकला ही नहीं। पसीना निकलना मैंडेटरी है, क्योंकि 70% ऑफ आवर टॉक्सिन्स आर बीइंग रिलीज्ड बाय स्वेट। तो आपको अपना पसीना निकालना मैंडेटरी है। और इनफैक्ट एक रिसर्च रिपोर्ट भी आई थी कि मजदूर और किसानों को कोरोना क्यों कम हुआ। इट वॉज फाउंड दैट सिटीज में और सब जगह में जो ज्यादा वेल ऑफ थे उनको कोरोना ने ज्यादा अटैक किया, बट फार्मर्स, मजदूर जो बहुत फिजिकल मेहनत करते हैं, ऐसे फिजिकल मेहनत करने वाले लोगों को कम इफेक्ट किया। तो क्या कारण था? बिकॉज दे आर स्वेटिंग, तो उनकी इम्यूनिटी बेटर हो रही है, उनके टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। So we need to exercise. While exercising, positive hormones like endorphins are released, which increases our immunity and happiness level. Now next point is saying no to addictions. आजकल बहुत प्रकार के एडिक्शन हो गए हैं। एडिक्शन क्या करता है? एडिक्शन हमारे ब्रेन को पूरा कंट्रोल कर देता है, हमारे ब्रेन पे हावी हो जाता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति को छीन कर देता है। सो लॉन्ग टर्म एडिक्शंस कैन हैव सीवियर आउटकम्स। तो एडिक्शंस जो है क्या क्या है? अल्कोहल के, ड्रग्स के, टोबैको के, कैफीन के। लेकिन आजकल कुछ और एडिक्शंस है जो इससे ज्यादा भयावह हो गए हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के, सोशल मीडिया के। हम पागल हो गए हैं, फेसबुक में कुछ पोस्ट करते नहीं, उसके बाद हर सेकंड चेक करते कितना लाइक मिला। जिन लोगों को जानते पहचानते नहीं वो भी कहाँ घूमने गए, उनकी फोटो चेक करने बैठ जाते हैं। कुछ काम करो, 5 मिनट तक कुछ टिंग टिंग हुई नहीं तो मोबाइल उठा के हम खुद ही चेक करने लग जाते, कुछ मैसेज आया क्या, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। वी आर गेटिंग ऑब्सेस्ड, totally obsessed, and that is killing our brain. That is killing our brain. So say no to addictions, including addiction to electronic gadgets and social media. Try to live without social media for one day, for some time without electronic gadget. Of course electronic gadget is very important, but कितना यूज करें वो हम पर है। अभी हम जूम पे सेशन कर रहे हैं, इट्स सो वंडरफुल, सो मेनी पीपल गॉट कनेक्टेड फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, इट्स सो ब्यूटिफुल, बट देन जस्ट लिमिटेड टू दैट, हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? सो स्टॉप बीइंग स्लेव टू योर एडिक्शन। 6 पॉइंट इज इमोशनल वेलबींग विद अ सेंस ऑफ पर्पस। जो 5 रेयर रीजन्स की बात मैंने की थी ना, वहां पे जो लोग 100 इयर्स के भी थे ना, उनके पास भी एक सेंस ऑफ पर्पस था। वो रोज सुबह जब उठते थे तो उन्हें पता था मुझे दिन भर करना क्या है, मुझे क्या अचीव करना है। सो वी नीड टू हैव अ सेंस ऑफ पर्पस, वी नीड टू हैव दैट इमोशनल वेलबींग। एंड क्या हमारा स्टेटस होना चाहिए? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एंड ओनली हैप्पीनेस। क्योंकि जो हमारा हैप्पीनेस है ना, वो हमें क्या रोज का हैप्पीनेस डोज देता है? डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। These hormones are being released when we are happy and when we live with a sense of purpose. These are very important and powerful hormones. And then 7th pillar is healthy relationship. और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर 75 इयर्स का एक बहुत बड़ा रिसर्च किया, जिसमें मोर देन 700 लोगों को इंक्लूड किया, जिसमें सिर्फ अभी 60 लोग जिंदा हैं, and they are in their 90s. That was the biggest and the longest research in this field. And what it proved? It revealed that good relationship keeps us happy and healthy. So you need to ensure that your relationship, and किसके साथ? सोशल मीडिया में वो फेसबुक फ्रेंड्स के साथ नहीं, वो इंसान जो आपके साथ रह रहे हैं
बट हम क्या करते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, हम अपने मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। जो बेचारा बाजू में बैठा हुआ झांकते भी नहीं उसके प्लेट पे कि खा के आ रहा है और वो है कैसा। So good relationship is very important for a happy and healthy relationship. 3 lessons, big lessons that came from such a big study was: we need to be socially connected, quality of close relationship matters, and good relationships not just protect our bodies but it also protect our brain to be healthy physically, emotionally, mentally, from all aspects. Healthy relationship is very important. And 3 mantras are unconditional love, forgiveness, and attitude of gratitude to have a healthy relationship. So, may we all hit our century and achieve healthy, happy, and purposeful life. So, with this happy note, I will put an end to the session of today. Thank you so much for being there, and just hope that we all really achieve our संकल्प कि हम अपना जैसा शरीर पाए हैं वैसा शरीर हम भगवान को दे सके, विदाउट पेसमेकर, विदाउट रिप्लेसमेंट्स, विदाउट एनीथिंग। अगर हम ये कर सके तो दैट विल बी रियल गिफ्ट टू गॉड। सो इससे बड़ा गिफ्ट उनको और कुछ हो नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच।